अब हम लोग जिस दौर में आ गए हैं उसमें वोट अपना मजहब पर आया, ये इस सत्र का नाम है। लेकिन बात दिलचस्प है कि राजनीति में है और राजनीति में नहीं है। दिलचस्प है ये मुद्दा है या मुद्दा नहीं है। दिलचस्प है सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो सत्ता में पहुंचने के बाद वही रास्ता कहीं गायब हो जाता है। ऐसे बहुत तेरे सवाल हैं, बड़े बिंबों में हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो इतनी सारी कुर्सियां लगी हुई हैं उसकी कुछ वजह है। हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब, आपका स्वागत है। ये आप जनरल सेक्रेटरी हैं जमायत उलमा हिंद के। मदनी साहब आइए। हमारे साथ प्रवीण तोगड़िया जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट वर्किंग विश्व हिंदू परिषद। आरिफ मोहम्मद खान साहब, तमाम राजनीतिक दलों को देखते समझते हुए आखिर में किताब लिखने के शौकीन, पढ़ने पढ़ाने के दौर में, इस दौर में आरिफ साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता भी हैं। राशिद अलवी साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता इस वक्त हमारे साथ है। राशिद अलवी साहब, आपका स्वागत है, आइए। और बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमोवेश जितने भी मेहमान हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद, जो विषय रखा गया था उसको लेके उनके जहन में उलझन थी कि वोट अपना मजहब पर आया, इसका मतलब क्या निकाला जाए। और संयोग ऐसा है कि जिस दौर में हम लोग आकर खड़े हैं और 2014 सामने नजर आ रहा है, ऐसे में पहली बार इस देश के भीतर कुछ ऐसी थिरकन सी लग रही है। मसलन 1952 के वक्त जो चुनाव हुआ था या आजादी के वक्त की परिस्थितियां कहीं इस देश में कुछ इस तरीके से तीखी बातें पिछले दिनों सियासी तौर पर नजर आई, भाषणों में नजर आई, सवाल उठे, चर्चा हुई, मीडिया में भी बातें आई, अखबारों में भी छपा। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि दरअसल एक ऐसा विषय रखकर और उस विषय को मथा जाए कि क्या वाकई इस देश में सियासत के लिए मजहब एक औजार है, हथियार है, सत्ता में आने का रास्ता है। ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार और हर बार इस देश की शायद जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। मदनी साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे। सबसे दूर भी आप हमसे इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वाकई मजहब इस देश में सियासत के लिए एक हथियार है? किसी हद तक सही है कि लोग मजहब का, धर्म का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए करते हैं, और सिर्फ पॉलिटिक्स ही के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मजहब का इस्तेमाल अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग इश्यूज़ पर लोग करते हैं, जो कि गलत है, लेकिन लोग करते हैं। ऑफ कोर्स ये होता है। नहीं, वजह क्या है, क्यों करते हैं? इससे क्या सत्ता मिल जाती है? आसान होता है, आसान होता है। मुद्दा उठाना आसान होता है या सत्ता में आना आसान होता है? सत्ता में आना आसान होता है, वो भी कह सकते हैं और मुद्दे को भी कह सकते हैं, दोनों बातें कह सकते हैं। तो गड़िया साहब, सहमति है?
या आपको लगता है कि मजहब का इस्तेमाल सियासी तौर पर किया क्यों जाता है? मैं तो पूरे देश में और यहाँ इंडिया टुडे में भी अनुभव कर रहा हूँ कि भारत में हम है तो मेजॉरिटी, पर यहाँ तो डॉक्टर तोगड़िया स्वयं माइनॉरिटी में हैं। यही देश की स्थिति है। ये देश की खूबसूरती है या ये स्थिति है? ये देश की खूबसूरती भी है? नहीं, ये हमारी बदनसीबी है। ये देश का संविधान देश सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो देश धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चले, सबको आनंद होगा। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ द कास्ट, कलर एंड क्रीड। पर उनकी जगह कोई वोट बैंक खड़ी करे, उसके आधार पर भारत के राजनीतिक दलों को जैसे मुगलों ने क्षत्रप बनाया था, ऐसे गुलाम बनाकर हिंदुओं के आर्थिक हितों के विरुद्ध, शैक्षणिक, धार्मिक हितों के विरुद्ध और देश की एकता अखंडितता के लिए खतरा करे, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक जागरूक नागरिक के लिए चिंता का विषय है। और भारत में आज मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर यह हो रहा है और दुनिया के अन्य देशों का इतिहास का पुनरावर्तन यहाँ देश की एकता, अखंडितता और कुल मिलाकर मेजॉरिटी की सुरक्षा के बारे में खड़ा हो चुका है। कौन कर रहा है ये? मैं आंकड़े देकर बताता हूं। आपने पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया, पर नाम नहीं लिया, जिक्र किया, संकेत दिया। नहीं, प्राइमरी मुस्लिम वोट बैंक है। बैंक का अर्थ है जहां हम पैसे रखते हैं, पैसे स्पाइरली बढ़ाते हैं। बैंक पैसे लोन देकर कस्टमर से टर्म्स तय करवाती है। हम जन समुदाय को एक सामूहिक वोट बैंक का आधार बनाकर उनके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी से टर्म डिक्टेट करवाए, जो टर्म नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध है। यदि सेक्युलर कंट्री है तो मैं डॉक्यूमेंट बताता हूं। मेरे पास ये भारत सरकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। 1,71,960 करोड़ रुपया, 1,71,960 करोड़ रुपया सिर्फ मुस्लिम होने के नाते यह देश की सरकार ने दिया है। यह लूट नहीं है क्या? किसी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट चलाती है, मैं देश के किसी भी गरीब को दिया जाए, मैं सहमत हूं। मुस्लिम में भी गरीब, शाहनवाज जी गरीब है तो उनके बेटे को दिया जाए, मदनी जी के बेटे को दिया जाए, नहीं तो मुस्लिम तोगड़िया साहब, अगर आपने ये दस्तावेज लिया है, अच्छी बात है। आप अगर इस देश के दस्तावेजों को परखना शुरू करेंगे, आपने तो बहुत कम आंकड़ा बताया है। एवरेज 3 लाख करोड़ इस देश में उस कॉरपोरेट को सब्सिडी माफ कर दी जाती है, सब्सिडी देते हुए इस देश में माफ कर दी जाती है, जो कि खुद उसकी अपनी पॉलिसी मुनाफा कमाने की होती है। आप जिस नब्ज को पकड़ना चाह रहे हैं, जिस आंकड़े को बता के हम ये बता दें, ये देश दरअसल एक ऐसे मुकाम पे आके अटका हुआ है जहां पे राजनीतिक सत्ता का मतलब क्या है, हमें लगता है आज हम उस बहस में जरा सा आ जाए तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आप भी इसको एंजॉय करेंगे। सब्सिडी के प्रश्न पर भी माफ कर दिया गया जनाब। 3 लाख करोड़ एवरेज है। 2007 से लेकर 2012 तक के आंकड़े हम आपको बतला रहे हैं। उस कॉर्पोरेट सेक्टर को माफ कर दिया गया जिसके पास सिवाय पैसे के अलावे और कुछ नहीं था। मैं आपसे सहमत हूं। नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना सत्ता के लिए यह देश की राजनीति का कैरेक्टर रहा है। पर मैं जिस संस्था का अध्यक्ष हूं, उसके नाते मुस्लिम वोट बैंक यदि हिंदुओं को सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और धार्मिकली सेकंड क्लास सिटीजन बनाए तो हमारे लिए चिंता का विषय है। यहां पूरे देश में सिर्फ मुसलमानों के चिल्ड्रन को 32 लाख स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप फी दी गई है। मेरा कहना है देश का कोई भी गरीब होगा, मैं भी MS सर्जन हुआ हूं, किसी गरीब को बेटे के देते तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। और ये पैसे गवर्नमेंट के अकेले के नहीं आए, ऑल्सो टैक्स। अब एक मिनट टुकड़े साहब, हम एक चीज और समझना चाह रहे। देखिए, हम इस पे आ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी हैं। आप कैंसर के सर्जन हैं, हम तो मान चुके थे इस पॉलिटिक्स के जरिए उस कैंसर का जो ऑपरेशन होगा, आपने उस कैंसर की बीमारी को नए तरीके से रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ चूंकि आरिफ साहब भी हैं और आरिफ साहब
जिस तरीके से इन्होंने राजनीतिक सफर किया है उसमें बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, बहुजन समाज पार्टी भी आती है, जनता दल भी आता है, और उसके बाद वो जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो इस नतीजे पर हैं शायद कि अब वो लिखने पढ़ने में बहुत रुचि दे रहे हैं। हमें लगता है इसका विश्लेषण अब आपको ही को करना चाहिए कि क्या वाकई सियासत मजहब को औजार और हथियार बनाए हुए चल रही है, यही मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि जैसे आपने आज का किसी से मैं समझता हूं सामान्य बुद्धि का आदमी आज आपके विषय को किसी अभियान का नारा तो मान सकता है, लेकिन किसी गंभीर चर्चा का विषय तो नहीं माना जा सकता। इसी तरह मेरे ख्याल से मुझे चर्चा भी लग रही। हमारे देश में ये सवाल करना कि क्या मजहब राजनीति का हथियार है, ये अपने आप बिल्कुल नादान बनने की कोशिश है। अरे इस देश का बंटवारा हुआ है क्योंकि मजहब को राजनीति का हथियार बनाया गया। बुनियादी सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि क्या हम उसी मानसिकता को पोषते रहें, बढ़ाते रहें, या हमने जो नया संविधान बनाया उसके अनुसार न केवल सरकार नहीं, हम भारतीय नागरिक के नाते उसके, और राजनीतिक दल नहीं, भारतीय नागरिक के नाते हम उसके अनुसार आचरण करें। इस संविधान में जो हमारा है ना, अभी हमारे मित्र तोगड़िया जी ने कहा, ये नहीं समझिएगा कि मैं आलोचना की दृष्टि से कह रहा हूं, उन्होंने कहा मैं यहां माइनॉरिटी हूं। इस देश में न कोई माइनॉरिटी है और न कोई मेजॉरिटी है। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। संविधान हर किसी को बराबर, बल्कि कहना दूसरी तरह चाहिए, नागरिक के अधिकारों को देते वक्त संविधान कौन किस धार्मिक आस्था का मानने वाला है, क्या भाषा बोलने वाला है, किस क्षेत्र का रहने वाला है, संविधान इसके बारे में, जैसे कहते हैं मेडिकल का टर्म है कलर ब्लाइंड, तो संविधान इसमें ब्लाइंड है। संविधान ये देखता ही नहीं। हाँ, बेशक आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटी शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो माइनॉरिटी शब्द सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि किसी एक खास कम्युनिटी को माइनॉरिटी नहीं कहा जा सकता। मानिए उत्तर प्रदेश के हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं, वो केवल और केवल आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थाएं कायम करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जो समझते हैं हम कम तादाद हैं, उन्हें ये भावना ना हो और ये ना हो कि उनको सहायता देते वक्त सरकार किसी प्रकार का भेदभाव बरतेगी। जैसा मैंने कहा, मानिए उत्तर प्रदेश के लोग आंध्र प्रदेश में, और वो वहां पे एक शिक्षण संस्था बनाते हैं, कहते हैं हम हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, यहां तेलुगु बोली जाती है, उनको भी आर्टिकल 30 के तहत शिक्षण संस्था को वही अधिकार सुनिश्चित करता है संविधान जो किसी रिलीजियस कम्युनिटी को करता है। लेकिन परमानेंट बेसिस पे किसी को माइनॉरिटी कहा गया। पहली बुनियादी गलती तो यह है कि हमने मान लिया है कि परमानेंट बेसिस पे फला मेजॉरिटी है और फला माइनॉरिटी है, यानी मैं लगातार ये महसूस करूं कि मैं पिरसुन वाजपेयी से कम हूं। नहीं, मैं बिल्कुल कम नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूं। इस देश का संविधान मुझे बराबर के अधिकार देता है, और ध्यान रख, इसीलिए मैं विशेष अधिकार के खिलाफ हूं। किसी को भी आप विशेष अधिकार दीजिए, विशेष अधिकार और जिसे भेदभाव कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। विशेष अधिकार हमेशा भेदभाव को पैदा करते हैं। हमारी सरकारें, हमारी राजनीतिक दल, हम खुद बदकिस्मती से हमारा आचरण, और मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उस कौम का जोग्राफिया बाकी नहीं रहता। हमारी तारीख खतरनाक है, हमारे देश का विभाजन हुआ है,
अब कम से कम हमें सबक लेना चाहिए था और हमें यह निश्चित करना चाहिए था कि जैसे संविधान कहता है, ना हमारे यहां कोई मेजॉरिटी ना माइनॉरिटी, और वो तब होता है जब हर व्यक्ति 100% जस्टिस, न्याय, आखिर कोई कम्युनिटी के पास क्यों जाता है अपनी सुरक्षा के लिए? हमारी सुरक्षा व्यवस्था की मशीनरी हमारे लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम हुई। वो हमें उम्मीद करनी चाहिए सुरक्षा व्यवस्था से कि वो सुरक्षा, अरे हम कोई ट्राइबल सोसाइटी में थोड़ी रह रहे हैं जहां एक ट्राइब ने दूसरे को मार दिया तो पूरा ट्राइब जिम्मेदार है। जी जी। राशिद अलवी साहब, यहाँ पर एक सवाल हमें लगता है कि इनके जरिए निकला है। बड़ा संयोग है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या सच्चर कमेटी को जब कहा गया कि इस स्थिति में देखिए, ये किसी को नहीं पता था कि वो रिपोर्ट आने के बाद इस देश के कुछ राजनीतिक दलों के लिए वो हथियार बन जाएगी, पॉलिटिकल हथियार बन जाएगी। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, ये एक फैक्ट है। तो क्या इस देश की विषमता, इस देश में जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात जो लगातार हो रही है, उससे इतर बीते 60 वर्ष में कभी नहीं सोचा गया? पॉलिटिक्स ने कभी नहीं सोचा, जो सत्ता में रहे कभी नहीं सोचा गया या सोचा गया? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, आइडियल सिचुएशन है जब आप ये कहें देश के अंदर न कोई बड़ा है न छोटा है, देश के अंदर न कोई माइनॉरिटी है न कोई मेजॉरिटी है, देश के अंदर किसी को विशेष अधिकार होना ही नहीं चाहिए, वो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन क्या वो आइडियल सिचुएशन है देश के अंदर? क्या आज के हालात में कहेंगे कि ये है? और अगर आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की तमीज नहीं करना चाहते तो मेरे अजीज दोस्तों, यहां से 150 किलोमीटर मुजफ्फरनगर है, मैं आपको एक राउंड घुमा के लाता हूं तो आपको पता चल जाएगा मेजॉरिटी क्या होती है और माइनॉरिटी क्या होती है। सच्चर कमेटी ने इस देश के अंदर ये बताया कि इस देश की अकलियतें कहां खड़ी हैं। जो कागज तगोड़िया साहब दिखा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और वो स्कीम आज की नहीं है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की स्कीम है। ये बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था कि देश के अंदर 2004 के चुनाव के बाद उर्दू के 2 करोड़ टीचर्स हमारी सरकार रखेगी। इसका क्या मतलब था? इस बयान का क्या मतलब था? इसे बताना चाहिए। और जहां तक हमारी लीडरशिप का ताल्लुक है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ, हम एक दिन बाद आजाद हुए, और पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि हमारा मजहब, हमारी स्टेट का मजहब इस्लामिक स्टेट है, सेकुलर स्टेट नहीं कहा पाकिस्तान। और 25 साल के बाद जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश ने भी कहा इस्लामिक स्टेट। एक दिन के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ, वो रिएक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान का, कोई काबिल जिक्र लीडरशिप मुसलमान की हिंदुस्तान में बाकी नहीं रह गई थी, अकेले मौलाना आजाद थे। और मौलाना आजाद का कहना इस देश के अंदर किसी ने नहीं माना था, इसलिए उनकी बहुत अहमियत नहीं थी। इस देश की लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, जी पंत थे, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, सेकुलर देश। हमें एक सवाल का यहां आपसे जवाब, बराबर की हिस्सेदारी रहेगी आपने जो इस देश के अंदर। बिल्कुल, आपने एक अच्छा जिक्र किया। हमें यह बताइए, एक बहस चली थी, मौलाना आजाद को पहले चुनाव में रामपुर से टिकट दिया गया था और मौलाना आजाद की तरफ से विरोध हुआ था इसका कि मैं सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करके संसद में नहीं जाना चाहता हूं, मुझे कोई दूसरी जगह दी जाए। यह हिस्सा है इतिहास का। अगर आप नेहरू का नाम लेते हैं, जिक्र आज कर रहे हैं, तो जरा बताइए आजादी के तुरंत बाद की दृष्टि क्या थी कांग्रेस की? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, लोकतंत्र की कुछ सच्चाइयां होती हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। यह मुमकिन नहीं है कि उनसे आप इनकार कर दें। जहां पे हिंदू और मुसलमान की बात तो अलहदा है, कास्ट की बुनियाद पे टिकट मिलता है, कहां यादव ज्यादा है, कहां ठाकुर ज्यादा है, कहां पंडित ज्यादा है। यह एक सच्चाई है लोकतंत्र की। मैंने पहले भी कहा था, आइडियल सिचुएशन वही होगी जहां ना कोई
ब्राह्मण हो, ना मुसलमान हो, ना हम हिंदू। जरा शहनवाज जी को भी इस बहस में जोड़ लें। शहनवाज जी, ये बार बार बात आ रही है कि आप एक पर्चा तैयार करने में जुटे हुए हैं, खासतौर से माइनॉरिटीज को लेकर, और बीजेपी इस बात को सामने लाना चाहती है कि इस देश का सच माइनॉरिटीज को लेकर क्या है, क्या नजरिया है उसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोगों की राय बनी हुई है, वो राय हमारे वजह से नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी का मैं तर्जुमान हूं, स्पोक्स पर्सन हूं। मेरी पार्टी क्या कह रही है ये मैं तय करूंगा, मैं बोलूंगा, लेकिन हमारे बारे में दूसरे लोग ज्यादा बोलते हैं। बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है। आज हिंदुस्तान में आजादी के बाद जो बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ, अब बंटवारे के बाद अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो एक रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है। हम तो कहते हैं साथ में ये रिपोर्ट भी आनी चाहिए, ये किसके वजह से ऐसा हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, कौन लोग जिम्मेदार हैं। जब इस देश का बंटवारा हुआ था तब भारत के सब नागरिक थे, और उस वक्त जो मुसलमान यहां रह गए उन्होंने अपना इम्तिहान दे दिया था। मजहब के नाम पर एक मुल्क खड़ा था और उनको मुल्क चुनने का अधिकार मिला था कि आप चाहिए तो हिंदुस्तान में रहिए या आप पाकिस्तान जाइए। लेकिन उस वक्त हमारे आबा अजदाद ने तय किया कि ये मादरे वतन है, ये जननी मातृभूमि है, हम जिंदा हैं तो यही और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खास में मिल जाएंगे। फिर उन माइनर मुसलमानों का क्या कसूर था? अगर वो पीछे रह गए हैं, पीछे रह गए तो किनके वजह से रह गए, कौन जिम्मेदार है, किनके दौरे इख्तिदार में उनके साथ ये बर्ताव हुआ कि आज वो पिछड़ गए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट तो ये बताती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, बेरोजगार है, गरीब है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं ये किसके वजह से हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट बना रही है कि जैसे हम हैं नहीं वैसा आप बताते हैं। हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं हैं, हम माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब सेकुलर शब्द की चर्चा होगी तो किसने सर्टिफिकेट दिया सेकुलरिज्म का? समाजवादी पार्टी, जिसका एक मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट जीतकर पार्लियामेंट में नहीं आ सकता, जिसके दौरे इख्तिदार में मुजफ्फरनगर राइट हो जाए, वो पार्टी क्या अपने आप को सेकुलर कहेगी? और जो पार्टी जिसके राज्य में सब लोग ठीक से रह रहे हों, कोई दंगा नहीं हो, फसाद नहीं हो, पर कैपिटा इनकम अच्छा हो, वहां पर लोग तरक्की कर रहे हों, वो कॉम्युनल कैसे हो जाएगी? इस मुल्क में सबसे बड़ा झगड़ा यह है कि ये जो सेकुलरिज्म वर्ड है, इस पर डिबेट कराइए। आप ये कहिए कि सेकुलर कौन होगा? हमने एक पार्टी बना ली और आप हमको सेकुलर कहेंगे? कल एक नई पार्टी बनेगी और वो अपने आप को तमगा चिपका लेगी, आई एम सेकुलर। तो ये जो सेकुलर और कम्युनिज्म का पैमाना है, ये बांटता है समाज को। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हुए ये महसूस करते हैं कि जो हम नहीं हैं वैसी राय आप हमारे बारे में क्यों बनाएं। इसलिए हम एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि हमारी सोच माइनॉरिटीज के लिए क्या है, और माइनॉरिटीज के लिए जो हमारी सोच है वो एकदम एक है कि हम उसको भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देखते हैं, उनको संविधान के जरिए उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनको इस मुल्क में बराबर की भागीदारी देना चाहते हैं। हम उनका कोई अपीजमेंट करना नहीं चाहते, हम उनको मेजॉरिटी के साथ बराबरी देना चाहते हैं। हमारी यही सोच है और हमारा सेकुलरिज्म भी यही। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, हमें ये बताइए, ये कौन नहीं चाहता है? फिर कहां पर गड़बड़ी हो रही है? फिर इस देश में क्यों जरूरत पड़ गई कि झटके में एक ऐसी रथ यात्रा निकाली जाए? फिर इस देश में क्यों बार बार ऐसे संकट आते हैं जिसमें बार बार इस बात का जिक्र हो जाता है? कभी चाहे धारा 370 का ही जिक्र कर दिया गया। हमें लगता है इन चीजों का जिक्र क्यों करना पड़ता है? अगर ये सारी चीजें हैं, आप एकजुटता और देश को देखना चाहते हैं। देखिए, अगर इस मुल्क में एक पैमाना बन गया, अगर 100 लोग बैठकर तय करें कि हमारे समाज की दिक्कतों को हमें चर्चा करना चाहिए, उस पर कोई विवाद नहीं होगा। और अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी ये सोचती थी कि इन विषय पर हमको चर्चा करनी चाहिए, तो उनकी चर्चा को सांप्रदायिकता से क्यों जोड़ा गया? मंत्री साहब, हमको लगता है यहाँ एक जटिलता बहुत साफ है कि हम लोग कुछ चीजों से आंख मूंद ले रहे हैं। जैसा जिक्र आरिफ साहब ने कहा कि विभाजन के बाद से ही इस देश की सियासत का रुख क्या रहा, राजनीतिक तौर पर कैसे सत्ता है, रास्ता निकलेगा कैसे? क्योंकि हाल के दिनों में सब कुछ जुट जाता है, कौन शख्स सत्ता में आ रहा है उसके प्रति मदनी साहब की राय क्या है, उसके प्रति तोगड़िया साहब की राय क्या है। ये अद्भुत नजर आता है कि ये विचार शून्यता है,
राजनीतिक शून्यता है, सामाजिक तौर पर परिस्थितियों को अनदेखा, क्या है ये और रास्ता निकलेगा कैसे? पता नहीं, आपने सवाल किया, मेरी समझ में तो सवाल ये नहीं रास्ता आया। निकलेगा कैसे अगर इतनी जटिलता सत्ता में पहुंचने के लिए हमारे सामने खड़ी है? तब नजरिया बहुत साफ है, खुद कहा शाहनवाज जी ने, राशिद साहब ने भी बताया नजरिया क्या है, लेकिन बावजूद इसके दोनों दो छोर हैं। तोगड़िया साहब कहेंगे, अभी कहेंगे कि वो सब तो करते ही थे, अब शाहनवाज साहब ने भी बोलकर बीजेपी से भी वही करवाना शुरू कर दिया। 1,71,000 करोड़ मुसलमानों को दे दिया गया टोटल बजट में से। अब वो बहुत बड़ी समस्या है कि वो मुसलमानों को इतना सारा रुपया मिल गया। वही बात अब ये भी कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी के बराबर में खड़ा करना है। तो फिर ये तो आपको इनसे सवाल पूछना चाहिए कि शाहनवाज जी के साथ क्या सुलूक करेंगे, कहाँ खड़ा करवाएंगे इनको, इनकी पार्टी को। मुश्किल ये है कि जिस तरह की इस मुल्क में सूरत हाल है आज, मैं शाहनवाज साहब की इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि इसी गली की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। और तोगड़िया साहब से कहना चाहता हूं, वो तो बदगुमान है बेसबब, हम उन्हीं पे अपना लुटा के सब, जब उन्हें न अपना बना सके तो अब और किसको बनाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, जो सूरत हाल इस मुल्क में बनाई जा रही है, जिस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता रहा, उसका ज्यादा सबब जो है रियल इश्यूज नहीं है बल्कि हमारी पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल पार्टीज की गलत सोच है। आज के जमाने में अभी सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बात हो रही थी। यहां जो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सेकुलर होने का दावा करती हैं, वो दावा खुशी से नहीं करती हैं, मजबूरी से करती हैं। यहां की पॉलिटिकल पार्टीज सेकुलर नहीं है, ये देश सेकुलर है जिसने इनको सेकुलर बनने पर मजबूर कर दिया या दिखाने पर मजबूर कर दिया। वरना एक स्टेट का नेता जब देश में नेतृत्व करने का ख्वाब देखता है, वहां कुछ और भाषा बोल रहा होता है, लेकिन जब देश के नेतृत्व के लिए आता है तो उसको अपनी भाषा, अपना स्टाइल, अपना कहने का अंदाज सब बदलना पड़ता है। ये हमारा देश है और यही इस देश की ताकत और शक्ति है, जिसने बहुत सारे ऐसे नेताओं को जिन्होंने मुसलमानों के हितों की बात करी और बहुत सारे ऐसे नेताओं को जिन्होंने मेजॉरिटी माइनॉरिटी के नाम पर नेतृत्व संभालने की कोशिश करी, सबको किनारे लगा दिया है। चलेगा तो सिक्का वही चलेगा जिसमें दम होगा, जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा। ज्यादा दूर नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या है, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। कुछ दिनों से मतलब आप चुनाव परिणाम से जोड़ रहे हैं? जी, आप चुनाव परिणाम से जोड़ रहे हैं? ना वो परिणाम से नहीं, आगे आने वाले चुनाव से जोड़ रहा हूं। इसका मतलब ये माना जाए मदनी साहब कि इस देश के चुनावी परिणाम ही इस देश का सच है? हाँ, ये आपने बहुत गहरी बात कही है। चुनाव परिणाम देश का सच नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। देश की सच्चाई तो देश के जवानों और देश के गांव में रहने वाले लोगों के दिलों में है। वो जो मैंने बात आपसे कही कि लोग सेकुलर, ये पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर नहीं है, लोगों ने इनको सेकुलर रहने पर मजबूर कर दिया। देश सेकुलर है और ये एक हमारा सभ्यता है, एक समाज है। इस सामाजिक सभ्यता ने हमें जिस 5000 साल पुराना सभ्य समाज है और हमें गर्व है उसके ऊपर, हिंदुस्तानियों को। तो इस सभ्यता ने हमको जो बुनियादी चीज है वो चुनाव के रिजल्ट नहीं है, सही है, वो सभ्यता है, उसी को बचाना है आगे के लिए भी। ये जो अभी जो
क्राइम्स हो रहे हैं औरतों के खिलाफ। नहीं, ठीक है, आपने ये कहा। हम तोगड़िया साहब को भी सुनिए। तोगड़िया साहब, ये नजरिया जो है, ये देश की जो पहचान है, देश की जो संस्कृति है, देश की जो अपनी एक मिट्टी है, वो राजनीतिक दलों को उसमें गुथने के लिए मजबूर भी करती है और बेबस भी बनाती है। जनाब, आप खड़े हो जाइए साथ में। ये आप सच नहीं है जी। देश की मुस्लिम साइकी पॉलिटिकल पार्टी को वोट बैंक के आधार पर बुलडोज करके मजबूर कर रही है। उदाहरण के नाते देश का संविधान सेक्युलर है, तो देश का मुस्लिम समाज शरिया का, इस्लामिक लॉ का आग्रह कैसे रख सकता है? हज की सब्सिडी की डिमांड कैसे कर सकता है? मुस्लिम रिजर्वेशन का आंदोलन कैसे कर सकता है? सिर्फ मुसलमान को स्कॉलरशिप देने के लिए इंसिस्ट क्या कर सकता है? और क्यों ही उसको प्राप्त हो रहा है? भारत के संविधान ने संविधान सभा में मजहब के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था और पॉलिटिकल पार्टियों ने, मेरे दोस्त बैठे रशीद जी, उन्होंने दे दिया। क्यों दिया? मुस्लिम वोट बैंक ने उनको बुलडोज किया। आरिफ मोहम्मद खान बैठे हैं, जब शाहबानू का केस था तब सेक्युलरिज्म का क्या हुआ? और वही हिंदुस्तान में हो रहा है। और यदि यह देश सेक्युलर है, 4 पत्नी का शरिया का लॉ नहीं हो सकता है, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए, हज की सब्सिडी नहीं हो सकती है, पर देश की मुस्लिम वोट बैंक प्री पार्टीशन की भांति इस्लामिक स्टेट की ओर भारत में ले जा रही है। वह ज्यादा बच्चे पैदा करके, मैं डॉक्टर हूं, आई नो द फर्टिलिटी रेट, हिंदू फर्टिलिटी रेट इज 2.2, मुस्लिम फर्टिलिटी रेट इज 3.3। ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो गरीब होंगे, उनका टैक्स हिंदू उसकी फी देकर भरेगा। ज्यादा बच्चा पैदा करके मुस्लिम वोट बैंक मजबूत करेंगे और पॉलिटिकल पार्टी को बुलडोज करेंगे। यह रास्ता सेक्युलर कंट्री का नहीं है, यह इस्लामिक स्टेट खड़ा करने का है। और हिंदू समाज बहुत हर्ट है, इकोनॉमिकली हिंदू समाज हर्ट हो रहा है, एजुकेशनली हर्ट हो रहा है, सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही है और देश की एकता और अखंडता से प्रश्न खड़ा हो रहा है। और मुगलों के समय देश के राजाओं की जो स्थिति थी वह सभी पॉलिटिकल पार्टी की है। इसलिए सभी पार्टी सभी देश के गरीबों के लिए समान नियम की बात नहीं करते हैं, मुस्लिमों के लिए चार्टर की हम तैयारियां कर रहे हैं। आरिफ साहब जी, क्या बोलो? ये सिर्फ तोगड़िया जी की टीस विश्व हिंदू परिषद देखिए, मैं इस तरह कहता हूं, दुनिया में, मैं तोगड़िया जी की बात का जवाब देने के लिए एक बात भी नहीं कहूंगा, मुझे अपनी बात कहनी है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मुझे कोई बुली उतना कर सकता है जितना बुली होने के लिए मैं तैयार। दुनिया में आज तक मुझे तो सरकार भी बुली नहीं कर पाई, मैंने सरकार छोड़ दी। सच है, बिल्कुल सच। बुली कौन कर सकता है किसको? हां, अगर आप स्वार्थी हैं, हां, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र का हित कुर्बान करने को तैयार है, तो आप किसी के सामने भी बुली हो जाएंगे। ये आर्ग्यूमेंट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। खुद तोगड़िया जी ने कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना मेरी उस मामले पर दूसरी राय हो सकती है, लेकिन अगर यही पैमाना है जो तोगड़िया जी ने कहा, तो मैं उनको कहता हूं कि 1975 में, महीना भी शायद मुझे सही याद है, तारीख याद नहीं है, 1975 में जनवरी या फरवरी में गुरु गोलवालकर जी का एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर में छपा है, जिन्होंने कहा है, ये मत समझिएगा मेरी राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन गुरु गोलवालकर जी ने कहा है कि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी मानते हैं, वो भारत की सभ्यता को समझते ही नहीं हैं। 1975 में है वो इंटरव्यू। वो भारत की मेरी जरूरी नहीं है मेरी राय हो वो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये चीजें, एक और बात बहुत ऐसी कही है कि ज्यादा बच्चे पैदा होना। आप दुनिया में कहीं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर एक सर्वे करा लीजिए, जहां पर एजुकेशन होगी वहां बच्चों की पैदाइश का रेट भी कम होगा। अगर एजुकेशन के लिए, और मैं राशिद साहब ने एक जुमला कहा कि अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फर्क नहीं होगा
हम कोई काम वही तो करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है। कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने में माइनॉरिटी को, जो अपने आप को माइनॉरिटी क्लेम करें, उनको ये रियायत देता है। लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं पॉलिटिकल, नेशनल माइनॉरिटी इस मुल्क में कोई नहीं। और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पे जो मुझे एतराज है वो ये है कि ये तो एक तरह से ऐसे है जैसे गोल्फ के गेम में पहले ही हैंडीकैप दे दीजिए आदमी को, उसे साइकोलॉजिकली कह दीजिए कि तुम कम हो, और दूसरा आदमी कहे कि मैं तुमसे ज्यादा हूं। इसलिए, और इस भाषा को हमारा संविधान इस भाषा की इजाजत नहीं देता। हमें अपने राष्ट्र, यहां पे एक बात और मैं कहूं कि हम जो खिलाफ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, हम धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल रहे। अगर धर्म को बांटने के लिए इस्तेमाल किया गया है, मजहब को किया गया है, तो भाषा को भी किया गया है, जाति को भी किया गया है, क्षेत्र को भी किया गया है, तो क्या हम कहेंगे वो हमारे पराये हैं? नहीं। पराई जो चीज है वो क्या है? सांप्रदायिकता, घृणा की भाषा, अलगाववाद, वो पराया है। क्यों? भारत विश्व गुरु था, ये मैं जोर दे के कहना चाहता हूं। भारत विश्व गुरु था, क्योंकि उस वक्त जब अमेरिका तो दरियाफ्त भी नहीं हुआ था, यूरोप में लोग पेड़ों पर रह रहे थे, तब भारत ने यह बताया था कि अलग अलग आस्थाओं, अलग अलग रंग, अलग अलग नस्ल, अलग अलग भाषा के लोग परस्पर सहयोग और शांति के साथ कैसे रह सकते हैं। हमने बताया था एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है। मैं एक आखिरी सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं मानूं या ना मानूं, मुझे पक्का यकीन है कि तोगड़िया जी पुनर्जन्म में मानते होंगे। वो मुझे विश्वास से कह सकते हैं पुनर्जन्म में उनका रिश्तेदार नहीं था, या अगले जन्म में ये मेरे रिश्तेदार नहीं हो जाएंगे। अगर मैं पुनर्जन्म को मानता हूं, अगर मैं पुनर्जन्म को मानता हूं, तो आत्माओं का आरक्षण नहीं हुआ है कि इतनी आत्माएं मुसलमानों के लिए और इतनी हिंदुओं के लिए। इस देश का जो दर्शन है वो दर्शन मानवता का दर्शन है। हमारी खास बात क्या है? हमने कहा, हमने भारतीय की परिभाषा क्या दी? ये अकेला देश था दुनिया में, मैं जोर से कह रहा हूं इस बात को। हमने क्या दी भारतीयता? विष्णु पुराण में हमने भारतीयता की परिभाषा दी हिमालय से लेकर और समंदर तक, और समंदर से उत्तर में हिमालय तक। वर्षम तत् भारत नाम, भारतीय यत संतति, उस भूभाग का नाम भारत है और उसमें रहने वालों को भारतीय कहा जाता है। मैं समझता हूं कि उस वक्त तो छोड़ दीजिए जब भारत में विष्णु पुराण में यह कहा गया, अब से 500 साल पहले तक भारत के अलावा दुनिया के किसी देश में नहीं है जहां नागरिकता को धर्म के साथ न जोड़ा गया हो। भारत अकेला देश था दुनिया में जिसने भूभाग के साथ, हम कहां पैदा हुए उसके साथ जोड़ा, इसके साथ नहीं जोड़ा कि किसकी क्या आस्था है, किसका क्या रंग है, किसकी क्या जाति है, कौन क्या भाषा बोलता है। हम अपनी उस परंपरा को बचाएं, और उस परंपरा को बचाएंगे तो पता नहीं, मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये जरूरी थोड़ी है जिस तरह सीता जी को घर से निकलवाने वाला उसकी नस्ल खत्म नहीं हुई, आज भी वो लोग हैं जो झूठे आरोप लगाते। इसी तरह जिन्ना साहब ने बंटवारे की जुबान बोली, मजहब को इस्तेमाल किया सियासत के लिए। आज भी ऐसा नहीं है कि जिन्ना साहब की डेथ हो गई मगर उनकी आत्मा तो कहीं ना कहीं गई होगी, आत्मा में तो कोई परेशानी नहीं है। इसलिए यह अलगाववाद की भाषा हमारी परंपराओं के, भारतीय परंपराओं के अनुसार नहीं। जी जी, मुझे 3 आरिफ मोहम्मद खान जी के ऑब्जर्वेशन कहना है। गुरु गोलवलकर वॉज डेड इन 1975। अरे वो मैं आपको ओके। दूसरा ओके दूसरा, सेंसस में केरल का जो एजुकेशनल डिटेल है, इसलिए मुस्लिम लिटरेसी इज मच मोर एज कंपेयर टू हिंदूज, और केरल में मुसलमानों का फैमिली प्लानिंग हिंदुओं से आधा है, इसलिए एजुकेशन नहीं है, इसलिए ज्यादा बच्चे। उनका उत्तर दे रहा हूं, रेट ऑफ वेजेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी is half as compared to Hindus by Muslim, even though Muslim literacy is more in Kerala. इसलिए ज्यादा बच्चा पैदा करना, वह जनसंख्या बढ़ाकर वोट बैंक के आधार पर देश की पॉलिटी के कब्जे करने की
इस्लामिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, यह मुझे कहना। तीसरी उन्होंने आत्मा की बात की। आई हैव स्टडीड कुरान। इस्लाम सिंगल बर्थ में मानता है, तो आपका जन्म ही पुनः नहीं होगा ना, तो मेरे दोस्त कहां से बनोगे? आप तो मानते हैं, पर आपका नहीं होने वाला, वही मैं कह रहा हूं, बिकॉज यू बिलीव इन सिंगल लाइफ, यू डोंट बिलीव इन रिवर्स। ये वाला कोई मानेगा? नहीं, ठीक है। शहनवाज जी, जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं इस देश में और जो अब 2014 की दिशा में ये देश बढ़ रहा है और इसका जिक्र गाए बगाए हम लोग के अंतरंग में आ रहा है, सवाल अब बड़ा सीधा है कि क्या आपको लगता है कि अब चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लकीर और मजहब को लेकर लकीर के शब्दों पर पाबंदी लगनी चाहिए और ये मैनिफेस्टो में जिक्र होना चाहिए? क्योंकि भारत के संविधान में जो सारी चीजें लिखी गई हैं, संयोग से अगर उसे ही लागू कर दिया जाए तो इस देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैनिफेस्टो की जरूरत ऐसे ही नहीं पड़ेगी। हमने उसमें से चुरा चुरा के कुछ हिस्सा ले लिया, लेकिन क्या अब इसकी जरूरत आ गई है या नहीं? आपको लगता है होगा ही जिक्र? देखिए, सही पूछा। ऐसे मैं अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी हूं, जो मैनिफेस्टो बना रहा हूं। तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हमारी पार्टी मजहब के आधार पर कभी कोई राय बनाती नहीं। हम किसी मजहब, ये मानकर कि मजहब के नाम पर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, हम सबको बराबरी से देखेंगे। हम 121 करोड़ जनता को एक नज़र से देखेंगे, हम सबको बराबरी देंगे। इंडिया फर्स्ट होगा। भारत का संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ की तरह हम उसको, हमारी पार्टी उसको मानेगी। और संविधान पर जितना जोर भारतीय जनता पार्टी देती है उतना किसी ने दिया नहीं। हमारे नेता जो पीएम के कैंडिडेट अनाउंस भी हुए हैं, उन्होंने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक ग्रंथ भारत का संविधान। तो हम भारत के संविधान में जो अधिकार सबको मिले हुए हैं वही अधिकार सबको देंगे। इसलिए जो आपका सवाल है उसको अक्षरशः भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्वीकार कर लिया है और हमारे नेता ने भी इसको पहली बार एलानिया तौर पर कह दिया है। राशिद साहब, आखिरी जवाब आपसे चाहेंगे कि जिस दौर में चूंकि सारी चीजें सियासत और चुनावी प्रक्रिया में आके अटक जाती हैं, तो उस पर बहुत बड़ा भार भी है, जिम्मेदारी भी है। वहां पर एक बैरिकेड ये होना चाहिए कि मजहब का इस्तेमाल कम से कम ना हो, मैनिफेस्टो में ना हो, भाषणों में ना हो, ऐसा ना महसूस हो कि सत्ता के लिए लकीरें खींची जा रही हैं। देखिए, अगर आप सही बात कहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बिल में बहुत साफ है, ये देश कैसा देश होगा? डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो कोई राजनीतिक दल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर अपने आप को कहे कि मैं सेकुलर नहीं। इसीलिए वो तमाम राजनीतिक दल जो बात तो धर्म की करते हैं, धर्म की बुनियाद पे वोट हासिल करना चाहते हैं, धर्म की बुनियाद पे देश के बीच में दीवार खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन आखिर में एक जुमला जरूर बोल देते हैं कि मैं भी सेकुलर हूं और मेरा दल भी सेकुलर है। मैंने एक बार लोकसभा में अडवाणी जी से कहा था, अडवाणी जी ने कहा कि मैं बहुत सेकुलर हूं, मेरी पार्टी सेकुलर है और मैं इस पे गर्व करता हूं। तो मैंने कहा था कि अडवाणी जी, किसी भी देश के अंदर आप कितने बड़े सेकुलर हैं, इसका सर्टिफिकेट उस देश की माइनॉरिटीज दे सकती हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। आज इस देश में कितने नेता हैं जिनके चेहरे टीवी पर आते हैं, लोग टीवी का चैनल स्विच ऑफ कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ है, आर्टिकल 29 के अंदर माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात है, आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटीज की फैसिलिटीज की बात है, आर्टिकल 14 के अंदर जो एजुकेशनली, सोशली, उसमें इकोनॉमिकली भी नहीं, 15, आर्टिकल 15, एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड होगा उसको डेवलप करने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए फैसिलिटीज दी जा सकती हैं। और तगोड़िया जी से तो मैं कहूंगा कि जब ये आ रहे थे, मैं आइसक्रीम और कुछ मीठी चीज खा रहा था, मैंने बहुत कहा इनसे, थोड़ा खा लो, जुबान मीठी हो जाएगी। ये नहीं मान के दिए और इनसे मैं पूछता हूं, आज सब कुछ, एक मिनट, आइसक्रीम खिला रहे
मैं इनसे कहा, आज तो जो कुछ आपने कहा वो यहाँ कहा, आरिफ साहब ने आपके बारे में कहा, ये बात मैंने भी एक बार कही थी विनय कटियार से, और आपसे भी कहता हूं, इस जन्म में तो आप तगोडिया हैं, अगले जन्म में अगर इमाम बुखारी साहब के घर पैदा हो गए तो क्या होगा? एक जन्म मंदिर के लिए और अगला जन्म मस्जिद के लिए, इसे आपके हाथ में नहीं है। ये फैसला तो भगवान करेगा कि अगले जन्म में आप कहां पैदा होंगे। आपने ऐसा कहा, इकोनॉमिकली सोशल बैकवर्ड को शिक्षण और बाकी मदद करनी चाहिए। मेरा प्रश्न है कि इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बैकवर्ड हो सकता है। मेरे भाई, रिलीजन कैसे बैकवर्ड हो सकता है? आपने तो इस्लाम को बैकवर्ड बना दिया। मैंने नहीं कहा ये कि इस्लाम बैकवर्ड है। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ। बिल्कुल नहीं कहा मैंने। बिल्कुल, यहाँ पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये मानता हूँ कि रिलीजन की, जिसे हम धर्म कहते हैं, दीन कहते हैं, मजहब सही लफ्ज नहीं, धर्म कहते हैं, दीन कहते हैं, उसकी एक ही शिक्षा है, वो सिर्फ देना सिखाता है, मांगना नहीं सिखाता। मांगा जाता है राजनीति में, और इसीलिए मैंने कहा, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि धर्म के नाम पे माइनॉरिटी नहीं। आप बहुत अच्छे, जो भी आपकी आस्था है, वो आप बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वो तो जो उसमें ऊपर वाले में मानता है, आस्था का मतलब है वही फायदा पहुंचा सकता है और वही नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अलावा न किसी की ताकत फायदा पहुंचाने की, न किसी की ताकत न वो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला सकते। देखिए, मैं एक बात आखिर में कहूंगा, आखिरी बात कहूंगा मैं, सवाल माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का नहीं है, सवाल देश के कॉन्स्टिट्यूशन का है। देश का संविधान जो कहता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, 120 अमेंडमेंट हो चुके हैं। नहीं सब आप कौन रोक रहा है? राशिद साहब जितना कह रहे हैं में अगर आपको अमेंडमेंट की जरूरत है, अमेंडमेंट कर आपने संविधान की हत्या की मुस्लिम लेकर यू आर टॉकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तगोडिया साहब, ये भी एक सच्चाई है कि देश के अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, वो 33% मुस्लिम कम्युनिटी की हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे ज्यादा पॉवर्टी के नाम पर नहीं होना चाहिए। ओबीसी के रिजर्वेशन में मुस्लिमों को भी मिला है। वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। आपने मजहब को आधार क्यों बनाया? मजहब ये तो आप बनाते कि रिलीजन बैकवर्ड कैसे हो सकता है? मजहब के आधार प्रेम जी बैकवर्ड हो सकते हैं? मुझे बताओ, उत्तर दो। मजहब को मुझे लगता है ये कोई बहस का मामला नहीं है। मजहब को आधार, ये कोई बहस की परिस्थिति, मजहब को आधार कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती है, देश के आप बनाते। इस देश हमने के कभी मजहब को संविधान, आधार नहीं बनाया। इस देश के संविधान इतनी लंबी है कि चलती चली जाए। बहुत लेकिन एक मिनट के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ देर रुके। आज तक के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको एक हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन।